नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास अब सभी को ही अब अपने कैबिन में बुलाते हैं और वो यहाँ पर अब अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ बात कर रहे थे। वो अब यहाँ पर मनाली के बारे में ही बात कर रहे थे क्योंकि अब उन्हें जल्द से जल्द मनाली पहुँचना था। लेकिन उनकी बातों को सुनकर अर्जुन सिंह कहता है, सर लेकिन हम मनाली जा कैसे सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि मनाली में तो लॉकडाउन हो गया है और वैसे भी अब यहाँ पर अगर रोहित और रनिका नहीं है तो भूमिका भी तो हमारी मदद कर सकती है। इस बात पर भूमिका कहती है, देखो मैं कर तो सकती हूँ, लेकिन इंस्पेक्टर अब्बास आप पहले पूरा प्लान तो बताइए, उसके बाद ही हम कुछ डिसाइड कर सकते हैं। ये सुनते ही इंस्पेक्टर अब्बास अब अपनी पूरी टीम को अपना प्लान बताने लगते हैं और उसके बाद ये बात सुनकर अब भूमिका कहती है, अनिका इस वक्त पेरिस में है, क्या वो वहाँ पर काम छोड़कर यहाँ पर आ सकती है? इस बात पर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, देखो भूमिका, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तो हमें उन्हें कन्विंस करना ही होगा, उन्हें यहाँ पर आना ही चाहिए। इधर स्पेशल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में ये सभी बातें कर रहे थे और अब इंस्पेक्टर अब्बास की इस बात को सुनकर अब भूमिका कहती है, मैं ठीक है सर, फिर मैं इसके बारे में अनिका से बात करती हूँ, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से अब हमें अब और भी सावधानी के साथ रहना होगा, क्योंकि देखो जो मनाली में कंडीशन हो रखी है वो वहाँ से बाहर पहुंचने भी आई थिंक ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इससे पहले कि मनाली से कोई यहाँ पर दिल्ली आ जाए, उससे पहले ही हमें उन्हें यहाँ दिल्ली आने से रोकना होगा, क्योंकि सोचो सर, अगर मनाली से कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन यहाँ पर आया तो दिल्ली में तो इस सिचुएशन को संभालना और भी मुश्किल हो जाएगा। आपको तो पता है ना कि दिल्ली में कितने सारे लोग हैं। अरे दिल्ली में मनाली से ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि यहाँ पर कितने क्राउडेड लोग रहते हैं, अलग अलग स्टेट के लोग रहते हैं। भूमिका की इस बात को सुनकर अब अर्जुन सिंह कहते हैं, सर भूमिका मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सच में ये तो हम सोच भी नहीं सकते कि अगर कोई भी पर्सन अगर दिल्ली में आ गया तो यहाँ तो सच में कोहराम मच जाएगा। हम फिर हमारे लिए ये संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अरे अभी तो जस्ट मनाली ही है, उसे ही देखकर अब ऐसा लग रहा है पता नहीं ये सब कैसे हैंडल होगा। लेकिन एनीवे सर, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी ये उठ रहा है ना कि हम मनाली पहुँचेंगे तो पहुँचेंगे कैसे? मुझे तो कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा। और सोचो अगर हम किसी भी तरह से वहाँ पर चले भी गए ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना सर कि उन लोगों को रोकने में हम भी तो उन सब के साथ इन्फेक्टेड हो सकते हैं, और अगर हम लोग खुद ही इन्फेक्टेड हो गए तो फिर हम लोगों को कैसे बचाएंगे? अर्जुन सिंह की इस बात को सुनकर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, हमें अपना हर कदम फूक कर रखना होगा अर्जुन सिंह। ठीक है, हमें बड़ी ही सावधानी के साथ अब अपने काम को करना होगा, क्योंकि अब अगर हम ही अपने बारे में सोचने लगेंगे तो फिर वहाँ पर बाकी सब लोगों को कौन बचाएगा? देखो जब हमने ये ड्यूटी ज्वाइन की है तब हमने पहले ही दुनिया की भलाई के लिए ये सब किया था, तो इसलिए बस हमें अपने बारे में ना सोचकर बस हमें उन लोगों को, बाकी जो भी बचे हुए हैं उन्हें इन्फेक्टेड होने से बचाना है। और ये कहते हुए ही इंस्पेक्टर अब्बास अब अपनी नज़र फिर से टेलीविज़न पर ही बनाए हुए थे और अब उसकी तरफ देखकर वो कहते हैं, आज जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद भी हैं। काश हमने समय रहते ये सब संभाल लिया होता तो आज इतना बड़ा अनर्थ नहीं होता, आज मनाली शहर में ये सब नहीं हो रहा होता। इधर जैसे ही इंस्पेक्टर अब्बास ने ये बात कही तो भूमिका अब उनकी तरफ अचानक से घूर कर देखती है कि आखिर इंस्पेक्टर अब्बास इसमें खुद को जिम्मेदार क्यों बता रहे हैं। उनके इस सवाल पर अब यहाँ पर भूमिका कहती है, मैं आपकी बात को समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? हम कैसे जिम्मेदार हैं? क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? आखिर हम लोगों से ऐसी कौन सी चूक हुई है जो हम इसके जिम्मेदार हैं? इस बात पर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं,
भूमिका, इस एक्सपेरिमेंट में जगजीवन हॉस्पिटल का बहुत ही बड़ा रोल है। आपको याद तो है ना कि जगजीवन हॉस्पिटल में वहाँ पर क्या कुछ हो रहा था। इस बात पर अब भूमिका कहती है इसका मतलब ये है कि वो स्मगलिंग। इधर भूमिका की ये बात सुनते ही भूमिका इससे पहले कुछ भी कहती, इंस्पेक्टर अब्बास यहाँ में अपना सिर हिला देते हैं। तो वो सभी अब यही सोच रहे थे कि उस आदमी से वो फाइट तो बाद में करेंगे जो यहाँ पर पूरे के पूरे मनाली में इस वायरस को फैला रहा था। लेकिन सबसे पहले वो मनाली सिटी में एंट्री कैसे करेंगे, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो वहाँ पर मनाली में एंट्री करना ही था। तो वहीं दूसरी तरफ इधर एक तरफ जहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग अपनी पूरी प्लानिंग करने में लगे हुए थे ताकि उन्हें कोई ना कोई तो रास्ता तो मिले, तो वहीं दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस के बेसमेंट में राजीव इधर अपनी लैब में काम में ही लगा हुआ था। जब से राजीव ने यहाँ पर मनाली का ये सब कुछ देखा तब से वो महेंद्र के साथ अपनी लैब में ही था कि तभी अब महेंद्र पीरामल राजीव से कहते हैं, राजीव बताना यार, तू ये क्या कर रहा है। देख, अगर तू मुझे यहाँ पर लेकर तो आया है लेकिन अभी कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। इधर महेंद्र की इस बात पर अब राजीव कहता है, देख महेंद्र, हम मनाली कैसे जाएंगे, बस हमें ये सोचना है इस बात की तैयारी, इसलिए मनाली जाने के लिए तैयारी कर। इस बात को सुनकर अब यहाँ पर महेंद्र पीरामल कहता है, इतने वक्त से तू अपने काम में लगा हुआ है, इसका कोई रिजल्ट भी आया है क्या। हाँ, बस मनाली जाना है इसे। हाँ, इस बात पर अब राजीव कहता है, हाँ, रिजल्ट तो आया है। अगर मनाली सिटी में हम इंटर भी कर गए ना तो उससे फाइट करने का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी डील तो मेरे लिए भी यही है कि हम मनाली में इंटर करेंगे तो करेंगे कैसे, क्योंकि वहाँ पर अब लॉकडाउन लग चुका है और वहाँ पर सब जगह इन्फेक्टेड लोग ही हैं। इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे लिए यही होने वाला है। सॉल्यूशन तो वहां पर जाने के बाद भी हम ढूंढ ही लेंगे। इधर राजीव की अचानक से यह बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, ओ भाई, क्या तूने पी रखी है क्या। अरे क्या तुम अपने होश में भी हो या बस ऐसे ही बक किए जा रहे हो। हाँ, तुम मनाली में जाने की बात कर रहे हो। तुम्हें वहाँ देखा है ना कि वहाँ पर क्या हालत हो रखी है मनाली में। सब लोग वहाँ पर अपनी जान को बचाने के लिए सोच रहे हैं और तू है कि वहाँ पर खुद ही मरने के लिए जा रहा है। महेंद्र की ये बात सुनते ही राजीव अब यहाँ पर अपने दोस्त को उसकी इस बात को सुनकर घूर कर देखने लगता है। तो वहीं अब राजीव को अपनी तरफ इस तरह से घूरता हुआ देखकर अब यहाँ पर महेंद्र कहते हैं, क्या बात कह रहा है तू। हाँ, वो इतना विशाल आदमी, क्या तुम उसके साथ फाइट करोगे। अरे उसे फाइट करने के लिए क्या तुम्हारे पास उस जहर का कोई एंटीडोट भी है जो जहर वो वहाँ पर फैलाया जा रहा है। देख राजीव, जब तक उस जहर का एंटीडोट तुम्हारे पास नहीं है तब तक तुम उससे नहीं फाइट कर सकते हो। और अगर तुम्हें पता है ना कि बिना उस एंटीडोट के अगर तुम उसके पास भी गए तो हमारा नाम और निशान भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा नाम व राम नाम वहीं पर ही सत्य हो जाएगा। हम जिंदा भी नहीं बचेंगे। तू समझ रहा है ना राजीव, मैं ये क्या कह रहा हूँ। देख, इसलिए ये बेवकूफ़ी मत कर और जो कुछ सोचना है कुछ अच्छा सा प्लान बना, कुछ ठंडे दिमाग से सोच। इस तरह से तू सीधा ही उस आदमी के सामने नहीं जा सकता है। अब महेंद्र की ये बात सुनते ही अब राजीव कहता है, उस गैस का ही तो सॉल्यूशन ढूंढने में लगा हूं ना यार। मैं भी तो यही चाहता हूं ना कि जरूर हमें कुछ ना कुछ जल्द से जल्द मिल जाए। काश सच में आज मुझे यहाँ पर स्वाति की कमी बहुत ही महसूस हो रही है। काश अभी स्वाति की याददाश्त होती ना तो मेरे ख्याल से अब तक तो स्वाति बिल्कुल भी खामोश नहीं बैठी होती। मुझे पूरा यकीन है कि स्वाति उसके उस जहर से लड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर उसके लिए बनाती, कुछ ना कुछ तो वो उपाय जरूर निकालती। मुझे उसके बारे में अच्छी तरह से पता है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती स्वाति का दिमाग 2 कदम आगे चलता है और इसलिए वो जरूर कोई ना कोई तो उसका तोड़ निकालती। ये सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, हाँ, ये तो तू बिल्कुल सही कह रहा है राजीव। काश स्वाति मल्होत्रा की याददाश्त अभी भी होती। काश वो हमारी इस काम में कोई हेल्प कर पाती। लेकिन अफसोस की बात तो ये है ना राजीव कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एनीवे, लेकिन पहले ये तो बताइए स्वाति मल्होत्रा है कहाँ पर।
वो उसके बारे में तो भी कुछ पता भी नहीं है कि आखिर वो कहाँ पर है। मुझे तो वो काफी समय से दिखी भी नहीं है। इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहता है, तुम्हें पता तो है ना महेंद्र कि वो अंजलि के साथ रेखा मूर्ति के पैलेस में है। याद है ना, जब हम वहाँ पर कोर्ट की सुनवाई के बाद आए थे, तब हमने पूछा था तो वहाँ पर हॉल में नंदिनी और सब ने बोला तो था कि वो वहाँ पर अंजलि के साथ गई हुई है। इधर ये सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहता है, ओ अच्छा, हाँ यार, मैं तो देखो भूल ही गया था। वैसे सही है। सुनो ना, मैं यहाँ पर बोर हो रहा हूँ राजीव। अब यहाँ पर कुछ करो। देखो मुझे भी यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। इसलिए सुनते ही अब राजीव उसे घूर घूर कर देखने लगता है, क्योंकि एक तो राजीव को यहाँ पर मनाली जाने के लिए कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, और महेंद्र है कि उसे अपनी बातों से, अपनी बकवास से और भी इरिटेट कर रहा था। और क्योंकि महेंद्र खुद उसे इरिटेट कर रहा था और महेंद्र कह रहा है कि वही बोर हो रहा है, इसलिए राजीव उसे घूर कर देखता है। लेकिन राजीव को ऐसे देखकर अब महेंद्र पीरामल बात को पलटते हुए ही कहते हैं, देख राजीव, तू तो अपने काम में लगा हुआ है, लेकिन मेरा तो यहाँ पर कोई काम भी नहीं है। तू ऐसा कर, तू ऐसे पहले तो मुझे घूर मार। एक तो मुझे भूख लगी है और ऊपर से तू है कि मुझे हर एक बात में ऐसे घूरने लग जाता है। एनीवे, चल मैं एक काम करता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ और ऊपर जाकर कुछ खा लेता हूँ। सच में अब मुझसे भी यहाँ पर और नहीं रुका जा रहा। और हाँ, जब मैं वापस आऊँगा तो मैं कुछ तेरे लिए भी लेकर आता हूँ, क्योंकि भूख तो तुझे भी लगी होगी। इधर महेंद्र की इस बात को सुनकर अब राजीव कहता है, ठीक है फिर जाओ, जाकर कम से कम कुछ खा लो। अगर तुम ऐसे ही यहाँ पर रहे ना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि तब तक तुम मेरा दिमाग ही खाते रहोगे। इसलिए बेटर यही है कि तुम किचन से जाकर ही कुछ खा लो अब यहाँ पर। लेकिन हाँ, खुद को सैनिटाइज करके ही वहाँ पर जाना, क्योंकि महेंद्र देखो, तुम यहाँ पर मेरे साथ अभी इस काम में लगे हुए थे। इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, ठीक है, तू चिंता मत कर। और वो अब यहाँ पर खुद को सैनिटाइज करने में लग जाते हैं। एक तरफ जहाँ पर महेंद्र और पीरामल और राजीव ये दोनों ही यहाँ पर लैब में लगे हुए थे, तो दूसरी तरफ मारवा हाउस में अपने ही रूम में बैठी हुई सुहासिनी मारवा भी अपने ही मन में सोच रही थी। सुहासिनी मारवा सोचती है, मुझसे बिना मिले ही मेरा बेटा यहाँ से चला गया। हाँ, अरे वो अवंतिका, आखिर तुमने ऐसा क्या किया था मेरे बेटे धनंजय के साथ? हाँ, वो 4 साल का था जब इस दुनिया से चली गई थी, तब वो बस एक बच्चा ही तो था। तुम्हारी मौत का दुख था मुझे। सच में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था जब मुझे तुम्हारी मौत के बारे में पता चला। लेकिन उस वक्त जब मुझे तुम्हारी मौत के बारे में पता चला था ना अवंतिका, तो मुझे यही लगता था कि तुम्हारी मौत के बाद मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा। क्योंकि वो बात अलग थी कि मैंने उसे तुम्हें दे दिया था, लेकिन तुम्हारी मौत से मुझे एक उम्मीद जगी थी कि अब वो वापस मेरे पास लौट कर आएगा। लेकिन देखो ना, तुमने पता नहीं मेरे उस छोटे से धनंजय पर अपना कौन सा असर कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने मुझे कभी अपनी माँ माना ही नहीं। तुम्हारी मौत के बाद भी वो वहीं पर ही रहा। ये कहते हुए ही सुहासिनी मारवा की आंखों में अभी आंसू अपने आप ही आने लगते हैं, क्योंकि धनंजय पीरामल के वियोग में वो बरसों से तड़पती आ रही थी। हालांकि अब धनंजय यहाँ पर आ भी रहा था, लेकिन उसके बाद भी धनंजय की ये बेरुखी, क्योंकि जब वो आयशा मारवा के लिए कुछ कह रही थी, वो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई थी। और अब वो यहाँ पर कहती है, मुझे लगा था कि जब तुम्हारी अपनी बेटी हो जाएगी तो मुझे मेरा बेटा वापस मिल जाएगा। मैंने तो बस यही सोचकर ही अपना बेटा दिया था कि जब तुम्हारी खुद की औलाद आएगी तो शायद तुम मुझे मेरा बेटा लौटा दो। लेकिन देखो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा बेटा तो हमेशा से ही मुझसे छीन लिया गया। मुझे मेरा एक बेटा तो मिला नहीं, उल्टा मेरा दूसरा बेटा उस लड़की के प्यार में पड़ गया जो बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही दिखती है। यहाँ सुहासिनी मारवा भी अपने ही ख्यालों में थी कि तभी अब उनका दरवाजा अब नोक होने लगता है। तो जब उनका दरवाजा नोक होता है तो अब यहाँ पर दरवाजे के पास जाकर अब उसे खोल देती है। तो सामने अब हंसराज और पंकज को देखकर अब वो कहती है, क्या बात है, तुम दोनों यहाँ पर? क्या तुम्हें कुछ काम था? क्योंकि अब यहाँ पर हंसराज और पंकज ये दोनों ही सुहासिनी मारवा से मिलने के लिए उनके कमरे में आते हैं। इधर अपनी माँ की दरवाजे पर ही ये बात सुनते ही यहाँ पर पंकज मारवा कहते हैं, माँ क्या हमें अंदर नहीं आने दोगी, या सारी की सारी बातें यहाँ पर दरवाजे पर ही करोगी?
पंकज की ये बात सुनते ही अब सुहासिनी मारवा अब अपने कमरे के अंदर आ जाती है और साथ के साथ अब पंकज और हंसराज ये दोनों भी अब कमरे के अंदर आ जाते हैं। उन दोनों के अंदर आने के बाद अब सुहासिनी मारवा पीछे की तरफ मुड़ती और अब कहती है, हाँ हाँ बोलो क्या काम था। अब अपनी माँ की ये बात सुनकर अब पंकज मारवा कहते हैं, माँ वो आपको पता है आयशा भाभी कहाँ है। अब उसकी ये बात सुनकर अब यहाँ पर सुहासिनी मारवा कहती हैं, पता नहीं कहाँ है, शायद वो पेरिस में ही होगी। और अब यहाँ पर अब फिर पंकज फिर से कहता है, और क्या आपको पता है धनंजय भाई कहाँ है। अब उसकी ये बात सुनकर अब वो कहती है, वो तो शायद राजमहल गए होंगे ना। तो अब अपनी माँ की ये बात सुनकर अब यहाँ पर पंकज कहते हैं, माँ वो आयशा भाभी और धनंजय भाई दोनों ही एक साथ पेरिस ही गए हुए हैं। आप इसका मतलब समझ रही है ना कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। इधर पंकज ने ये कहा ही था कि उनकी ये बात सुनते ही अब सुहासिनी मारवा को एकदम से गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इन दोनों की बातों को पहले ही सुनकर सुहासिनी मारवा ने बहुत कुछ गलत समझ लिया था और उसके बदले में उसने सच में धनंजय के सामने आयशा को ना जाने जिसे वो आयशा के बारे में ना जाने क्या क्या कह दिया था, जिसकी वजह से माँ बेटे में थोड़ी सी कड़वाहट भी आ गई थी। इसलिए अब यहाँ पर गुस्से में वो कहती है, तुम दोनों को शर्म नहीं आती है, हाँ इस तरह से बकवास करने में। सच में क्या तुम दोनों के पास कोई काम धंधा नहीं है क्या। हाँ अरे अगर कोई काम तुम लोगों के पास काम नहीं है, तुम्हारा ये दिमाग अगर ऐसे ही खालीपन में ये सब उल्टी सीधी चीजें सोचता है तो कम से कम ऑफिस में जाकर ही वहाँ पर काम संभालो। अरे तुम लोगों को खुद शर्म आनी चाहिए कि रोहित अगर यहाँ पर नहीं है तो बाकी सब ऑफिस जाते हैं, तो तुम दोनों घर पर क्या करते रहते हो। जाओ जाकर ऑफिस को संभालो, कम से कम कुछ तो काम कम ही होगा। अब अपनी माँ की इस बात को सुनकर अब हंसराज मारवा कहते हैं, माँ मैं आपको ऑफिस की बात ही करने के लिए यहाँ पर आया था। मुझे ऑफिस के बारे में आपको कुछ बताना था। आपको तो पता ही है ना कि मनाली की हालत क्या है। देखिए मनाली में अभी कुछ भी ठीक नहीं है। इधर हंसराज की ये बात सुनते ही अब सुहासिनी मारवा कहती है, हाँ ये तो मुझे पता है। मैंने भी न्यूज़ चैनल पर सुना था कि मनाली में कोई जहरीला वायरस फैला हुआ है। इधर ये कहते हुए ही अब सुहासिनी मारवा कहती है, लेकिन तुम्हें ये क्या बात करनी थी। अब उस बात को सुनकर अब यहाँ पर हंसराज और पंकज अब वो दोनों ही अब यहाँ पर कहते हैं, बस उसी सिलसिले में ही तो हम आपसे बात करने के लिए आए थे। अब यहाँ पर उन्होंने ये कहा ही था कि तभी यहाँ पर सुहासिनी मारवा कहती है, हाँ तो बोलो ना फिर क्या कहना चाहते हो। बातों को घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे हो। तो वो उसकी ये बात सुनकर अब यहाँ पर हंसराज कहता है कि वो रोहित की वजह से देखो ना माँ, हमें मनाली में काफ़ी नुकसान हो रहा है। आपको तो शायद पता ही होगा कि रोहित ने वहाँ पर हमारे होटल पैराडाइज में सारी की सारी बुकिंग को फ्री कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी टूरिस्ट हैं ताकि वो वहाँ पर अपने लिए बुकिंग कर सके और वो वहाँ पर ठहर सकें, और वो सब उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। तो इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकती हैं कि हमें वहाँ से कितना नुकसान हो रहा है। ये सुनते ही अभी यहाँ पर सुहासिनी मारवा कहती है, मैं तुम दोनों के कहने का मतलब नहीं समझी, कहना क्या चाहते हो तुम। इस बात पर अब हंसराज मारवा कहते हैं, माँ वो रोहित ने हमारा होटल में देखो सब कुछ फ्री कर दिया, और होटल की तो छोड़ो, चलो होटल का तो समझ में आता है, लेकिन उन्होंने तो हॉस्पिटल में भी ऐसा ही कर दिया। आपने तो सुना ही है ना। अब आप खुद ही अपना दिमाग लगा कर सोचिए माँ, अगर हम ऐसे ही एक ऐसे टाइम में जब लोगों से हम ज़्यादा पैसे वसूल सकते हैं, तो ऐसे समय में उन्होंने जो ये सब कुछ फ्री में वो वहाँ पर एक दान करता जा रहा है, तो आप समझ सकती है कि उसकी वजह से हमें कितना नुकसान हो रहा है। इधर उसकी ये बात सुनते ही अब सुहासिनी मारवा कहती है, लगता है कि मनाली में जो कुछ भी हो रहा है तुम दोनों को पता नहीं है क्या। हाँ अगर तुम्हें ये इतना ही पता होता तो शायद तुम यहाँ पर फ्री की बात करते ही नहीं, क्योंकि मनाली में जो सिचुएशन हो रही है ना हंसराज, वो कोई छोटी मोटी नहीं है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि अगर तुम्हें उसके बारे में अवेयरनेस होती तो तुम यहाँ पर अपना नुकसान या घाटा नहीं देखते। तुम यहाँ पर एक इंसानियत
इंसानियत के तौर पे एक डिसीजन लेते जैसे रोहित ने लिया है। सुहासिनी मारवा की इस बात पर पंकज मारवा कहते हैं, माँ देखो, हमें अच्छी तरह से पता है कि मनाली में क्या हो रहा है और उसी लिए तो हम आपसे बात कर रहे हैं। देखो माँ, हाँ ये अभी एक यही मौका है प्रॉफिट कमाने का, क्योंकि देखो वहाँ पर मनाली में लॉकडाउन लग गया है, तो जितने भी टूरिस्ट वहाँ पर घूमने के लिए आए हैं तो उन्हें रहने के लिए तो कमरे तो चाहिएंगे ही। और क्योंकि वहाँ पर अब सबको पता है कि वहाँ पर आसपास के सभी होटल की बुकिंग हो चुकी हैं और वहाँ पर लोगों को रहने के लिए कमरे भी नहीं मिल रहे, तो सोचो अगर ऐसे मौके पर हम अपने होटल के रेट डबल कर दें तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, क्योंकि ऐसे समय में ही हम अपने लिए ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ऐसा ही सेम हॉस्पिटल में हम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों के लिए वहाँ पर बेड भी अवेलेबल नहीं हो रहे हैं और हम तो देखो उन्हें फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन अगर वही अगर हम उन्हें ज़्यादा कॉस्ट पर प्रोवाइड करवाएं तो सोचो हमें कितना मुनाफा होगा। और एक वो आपका रोहित है जो वहाँ पर सोशल वर्क करने में लगा हुआ है। अरे जो एक नॉर्मल रेंज में जो हमारा रेट होता था उसने तो उसके बारे में भी नहीं सोचा, उसने तो वहाँ पर सब कुछ फ्री कर दिया। ऐसे तो हमारी मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज को न जाने कितना ही बड़ा नुकसान होगा। अरे मैं मानता हूँ सोशल वर्क होता है, लेकिन इतना बड़ा दानवीर भी नहीं होना चाहिए। इधर उसकी ये बात सुनते ही अब सुहासिनी मारवा जिसे उसकी ये बात सुनते ही बहुत ही गुस्सा आ रहा था, मानो वो भी इसके मुंह पर एक जोर का थप्पड़ जड़ देगी। अब वो गुस्से से उन्हें देख रही थी और अब वो कहती है, निकल जाओ इस रूम से तुम दोनों, वरना देखो तुम दोनों के दोनों को मैं यहाँ से मार कर भगा दूंगी। सच में कैसे नालायक हो तुम, हाँ? अरे शर्म आती है मुझे तुम दोनों पर कि तुम दोनों मेरे बेटे हो। एक ऐसे पैंडेमिक टाइम में भी जहाँ पर हमें इंसानियत दिखानी चाहिए, जहाँ पर हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, वैसे में भी तुम्हारे जैसे लोग सच में ऐसा मुनाफा कमाने की सोचते हैं। और शर्म तो मुझे इस बात पर आ रही है कि मेरे खुद के बेटे ही एक ऐसी सोच रखते हैं। सच में आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ रोहित के रोहित सच में ये सब कर रहा है। वो इस समय अपनी कंपनी का फायदा या नुकसान नहीं सोच रहा, बल्कि वो इस समय इंसानियत के बारे में सोच रहा है। और दूसरी तरफ मेरी बच्ची भूमिका, अरे सीखो उस लड़की से कुछ, इन सब से कैसे डील करेगी। हाँ देखो, उसे वहाँ पर पता है कि वहाँ पर सिचुएशन कितनी खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो बच्ची रात में निखिल के साथ ही निकल गई। और मैंने उसकी बात सुनी थी, वो बात कर रही थी, हाँ वो वहाँ पर जाने की बात कर रही थी। अरे उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं है कि अगर उन लोगों के साथ वो खुद इन्फेक्टेड हो गई तो उसका क्या होगा। लेकिन देखो वो यहाँ एक मेरा बेटा रोहित है जो अपने नुकसान फायदे को नहीं देख रहा है, बल्कि इंसानियत को देख रहा है। और एक भूमिका है जिसने तो अपनी जान की भी परवाह नहीं की। और एक तुम दोनों हो नालायक कहीं के, जिन्होंने इंसानियत को ही बेच खाया है। अरे ऐसे समय में ही क्या तुम्हें मुनाफिफ की लगी है? अगर इतना ही मुनाफा जोड़ने का शौक है तो जाओ ऑफिस में जाओ और ढंग से जाकर मेहनत करो और कुछ करके दिखाओ, तब जानूंगी मैं कि मुनाफा कैसे होता है और नुकसान कैसे होता है। निकल जाओ अभी मेरी आंखों के सामने से। यहाँ सुहासिनी मारवा ने ये कहा ही था कि उनकी ये बात सुनते ही वो दोनों भी यहाँ पर कहते हैं, माँ देखो, हम तो बस यहाँ पर कंपनी को नुकसान से बचाने के लिए आपके पास आए थे, क्योंकि अब वो यहाँ पर सुहासिनी मारवा को अपनी बातों में कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो बस कंपनी के बारे में ही सोच रहे थे। इधर ये सुनते ही अब सुहासिनी मारवा कहती है, नहीं तुम दोनों कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे थे, तुम दोनों बस मेरी नज़रों में रोहित को नीचा दिखाने के लिए यहाँ पर आए हो। देखो तुम लोग यही सोच कर आए थे ना कि तुम रोहित के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मेरे कानों में भरोगे और मैं तुम्हारी बातों पर ये विश्वास कर लूँगी। देखो मैं तुम लोगों को फिर से वार्निंग दे रही हूँ, याद रखना कि रोहित भले ही धनंजय का बेटा है, लेकिन वो मारवा खानदान का खून है। ये यहाँ पर अब उसकी ये बात सुनते ही अब वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देखने लगते हैं और इधर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तो वहीं अब सुहासिनी मारवा अब अपने मन में ही कहती है, अब बस सच में बहुत हो गया है।
पहले पहले अपने पति की सुनी, उसके बाद अब अपने बेटे की। अब बस बहुत हो गया, अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए। यहाँ तो धनंजय पूरी तरह से राजमहल का ही बनकर रहेगा या फिर वो मारवा हाउस का, क्योंकि देखो बहुत हो गया है, अब मेरे से ये और बर्दाश्त नहीं होता। अगर धनंजय को राजमहल ही इतना प्यारा है तो फिर उसे यहाँ से रिश्ते नाते तोड़ने होंगे। अब उसे किसी एक को तो चुनना ही होगा, या तो वो मारवा हाउस में हमेशा के लिए आ जाएगा, या फिर वो इसे छोड़कर हमेशा के लिए ही उस राजमहल का हो जाएगा जिसका वो बचपन से ही था। और ये कहते हुए ही सुहासिनी मारवा अब यहाँ पर अपने ही ख्यालों में चली जाती है, क्योंकि सुहासिनी मारवा से अब ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उसका बेटा यहाँ पर मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में इतना ना सोचकर वो राजमहल के लिए ही इतना बेचैन रहता था कि उससे ज्यादा वो यहाँ पर रह भी नहीं पाता था। इधर दूसरी तरफ पेरिस में बूढ़े किंग के पैलेस में रिया अब यहाँ पर किचन के गार्डन में आ जाती है। और वहाँ आने के बाद अब रिया कहती है, वाव यहाँ पर तो कितनी ग्रीनरी है ना। देखो दादी माँ, सच में ये सब देखकर कितना अच्छा लग रहा है, जहाँ नजर डालते हैं वहीं पर ग्रीन ही है। इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, अब रिया को आज से सिर्फ सात्विक आहार ही चाहिए है ना रिया, तो बस अब जाओ जाकर सब्जियां ले आइए। देखिए रिया, अब आपको अपना काम खुद करना है, और सच बताऊं तो इन सब्जियों में बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं। इधर आयशा मारवा की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, सब्जियां? कैसी सब्जियां दादी माँ? मुझे तो देखो इनके बारे में पता भी नहीं है। इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, देखो रिया, वहाँ पर कद्दू, लौकी, बीटरूट, खीरा, ककड़ी, इस तरह की बहुत सारी सब्जियां लगी हुई हैं, इसलिए जाकर उन्हें लेकर आओ। ये सुनते ही बारियन कहता है, इसमें से तो कुछ भी रिया को पसंद नहीं है ना दादी माँ, तो रिया अब कैसे लेकर आएगी? इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, हाँ मुझे पता है कि उसे ये सब पसंद नहीं है, लेकिन अभी तो खुद रिया ने ही कहा है ना कि अब वो यही सब खाएगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले उन्होंने लंच में ही ये सब बातें कही थी। तो बस अब अपनी दादी माँ की इस बात पर अब रिया अब अपने फेस को एक पप्पी जैसा बना लेती है और कहती है, क्या ये बदल नहीं सकते हैं दादी माँ? इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, जब तक अब आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखो आपने खुद ही अलेक्जेंडर के बड़ी के सामने कहा था ना कि आपको सात्विक खाना पसंद है, तो बस रिया अब आपको वही खाना होगा, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इधर ये सुनते ही आयशा मारवा प्रिया के साथ आगे बढ़ जाती है, तो वहीं अब उनके पीछे पीछे आर्यन और अलेक्जेंडर भी चले जाते हैं। और इधर वो सभी मिलकर अब प्रिया को वेजिटेबल कैसे तोड़ी जाती है वो सब तोड़ना सिखाते हैं। जब यहाँ पर ये सभी लोग रिया को ये सारी सब्जियां तोड़ना सिखा रहे थे, तो रिया भी बड़े ही ध्यान से सबकी बातों को सुन रही थी, और वो बड़ी ही सावधानी से यहाँ पर अपना काम कर रही थी। कौन सी सब्जी को कैसे तोड़ा जाता है, रिया भी यहाँ पर कुछ अब खुद भी करने लगी थी। कुछ ही देर में यहाँ पर सच में रिया ने ढेर सारे वेजिटेबल को तोड़ा। जैसे अब उसका काम यहाँ पर खत्म हो गया, तो अब रिया कहती है, वाह सच में इसमें तो मुझे बहुत ही मजा आया। मुझे तो लगा था कि पता नहीं मैं ये सब काम कैसे कर पाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसमें मुझे इतना मजा आने वाला है। इस बात को सुनकर अब आयशा मारवा कहती है, रिया बेटा, आपके कपड़ों पर तो अब मिट्टी लग गई है, अब आपको जल्द से जल्द यहाँ पर नहाकर अपने कपड़ों को चेंज करना होगा। ये सुनते ही रिया कहती है, दादी माँ वो तो आपकी साड़ी पर भी तो लगी हुई है ना, देखिए आप एक बार अपनी साड़ी को तो देखिए। और ये कहते हुए रिया आयशा मारवा की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि आयशा मारवा की साड़ी पर भी बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी। तो वहीं आयशा मारवा अब रिया को कहती है, ठीक है, अब चलो इसे किचन में रख देते हैं और उसके बाद हम चेंज करने के लिए चलेंगे। अब यहाँ पर अपनी दादी माँ की इस बात पर आर्यन कहता है, हाँ दादी माँ, सच में आज के लिए तो बहुत सारी मस्ती हो गई है। सच में सोचा नहीं था कि जब हम सब मिलकर ये सब्जियाँ तोड़ेंगे तो इतना मजा आएगा। और अगर कल और सबसे बड़ी बात, अगर कल मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए ना, तो मेरे लिए तो सच में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आर्यन की इस बात पर प्रिया कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो आर्यन,
क्योंकि तुम तो मैथमेटिक्स में बेस्ट हो ना, तो तुम्हारे लिए तो ये सोचना लाजमी है। और ये यहाँ पर ये सभी बातें करते हुए ही वहाँ से किचन की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं अब आयशा मारवा भी यहाँ पर अपनी टोकरी को किचन में रख देती और उसे रखने के बाद अब वो सभी बच्चे भी अब यहाँ पर अपनी अपनी टोकरी को रखते हैं और उसके बाद वो सभी अपने अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि सभी के कपड़ों पर यहाँ पर अब थोड़ी थोड़ी मिट्टी लग गई थी। इधर लंदन में राहुल यहाँ पर एक स्पंज के साथ यहाँ पर धीरज को अब यहाँ पर एक स्पंज बात करा रहा था। जब वो उसका स्पंज बात दे रहा था तो अब वो कहता है कैसा कैसा फील कर रहे हो धीरज तुम। इस बात पर अब धीरज कहता है नाउ आई एम फीलिंग बेटर राहुल। अब ये सुनते ही अब राहुल कहता है अब क्या तुम मुझे बता सकते हो ब्रो कि आखिर उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मेरा मतलब है कि तुम यहाँ पर लंदन में कैसे पहुँचे, तुम्हारे ऊपर इतने सारे जख्म कैसे थे, तुम्हारे साथ ये सब किया किसने था, मुझे सारी बातें डीपली बताओ। ये सुनते ही अब धीरज कहता है देखो राहुल, मैं यहाँ पर लंदन कैसे पहुँचा इस बात के बारे में तो मैं खुद भी कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि सच कहूँ तो मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि मैं यहाँ लंदन कैसे आया ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ वो मैं तुम्हें ज़रूर बता सकता हूँ। ये सुनते ही अब राहुल कहता है बरो आराम से और बिना किसी स्ट्रेस के मुझे बताओ। देखो ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हें लंदन का नहीं पता, लेकिन वहाँ पर तुम तो मनाली में थे ना, तुम मनाली में तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम ये बताओ मुझे, और किसने किया था तुम्हारे ये साथ ये। देखो मैं उस शख्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। इधर ये सुनते ही अब यहाँ पर धीरज कहता है ब्रो वो एक्चुअली हर रोज़ की तरह मैं मनाली में होटल पैराडाइज में ही वहाँ पर अपना काम संभाल रहा था। मैं तो तभी मेरे पास वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट का फ़ोन आया और रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे फ़ोन पर कहा कि रूम नंबर 1709 के गेस्ट को इस हॉस्पिटल के मालिक से मिलना है। उसकी ये बात सुनते ही अब यहाँ पर धीरज अब ये कहते हुए ही अब वो उसी दिन के ख्यालों में चला जाता है जब वो सच में वहाँ पर अपने कैबिन में था। और जब उस रिसेप्शनिस्ट का फ़ोन आता है तो अब यहाँ पर धीरज उसे कहता है लेकिन वो इस होटल के मालिक से मिलना क्यों चाहता है।